मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तुम जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, मैं राजेश स्वागत करता हूं अपने इस चैनल जिसका नाम है होराइजन क्लासेस औरंगाबाद बिहार। डियर स्टूडेंट, अभी तक जिन बच्चों के द्वारा मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया होगा, कृपया वह सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आप तक नोटिफिकेशन के ज़रिए पहुंच जाए। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाते रहें। डियर स्टूडेंट, प्रत्येक दिन की भांति मैं कल भी अपने वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए 3 क्वेश्चन दिया था। उसमें से सही जवाब देने वाले बच्चों का नाम मैं फिर लेना चाहूँगा और प्रतिदिन जो बच्चे सही जवाब देते हैं मैं उनका नाम लेता हूँ अपने वीडियो में। तो सही जवाब देने वाले बच्चों के नाम अनुराधा, आशी, अंजन कुमारी, प्रकाश, मोहित और दिवाकर हैं। इन बच्चों के द्वारा सही जवाब दिया गया। अब डियर स्टूडेंट, अब हम पुनः चलते हैं अपने टॉपिक की ओर और हम लोग पढ़ रहे थे गांधी युग। ठीक है, तो गांधी युग में हम लोगों ने कल पढ़ा था कि गांधी जी के द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा था, असहयोग आंदोलन, और उसके बाद हम लोग देखे कि गांधी जी के द्वारा आंदोलन चलाया जा रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन और तमाम आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा था। तो उसी क्रम में हम देख रहे थे कि गांधी जी दांडी यात्रा किए, ठीक है, और उसके बाद में नमक कानून को तोड़े, नमक बनाए और नमक कानून को तोड़े। तो उसी क्रम में हम लोग कल जिस टॉपिक तक एंड किए थे, अब उसके आगे हम लोग आज देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, मैंने कल बताया था कि तकरीबन भारत के पूरे क्षेत्रों से यह आंदोलन एक विशाल रूप ले रखा था। ठीक है, अगर मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, आप ध्यान से देखेंगे ज़्यादा समझ पाएंगे। तो आप देखेंगे कि इधर का जो भाग था, ठीक है, इधर का जो भाग था उस समय तत्कालीन भारत का, इधर आपको पेशावर स्थित था। ठीक है, हम इधर का भाग देखेंगे जिसको हम लोग पूर्वांचल भी कहते हैं, पूर्व और उत्तर का भाग है। इधर हमारा दक्षिण का भाग है, इधर हमारा पश्चिम का भाग है। ठीक है, इधर हम लिख देते हैं उत्तर है और इधर हमारा पूरब है। ठीक है, तो हम देख रहे थे कि यहाँ पेशावर के जो इलाका था या तकरीबन पेशावर वह जगह था और इधर के क्षेत्र से एक व्यक्ति थे जो उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, इधर का भाग हम देखेंगे तो एक जगह है मणिपुर, वहाँ से इधर के भाग को एक व्यक्ति के द्वारा संचालित किया जा रहा था। नीचे के भाग भी हम देखेंगे तो एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, उनके द्वारा इधर के पार्ट को आंदोलित किया जा रहा था, देखा जा रहा था। और इधर तकरीबन महाराष्ट्र, इधर का जो भाग था, यहाँ से आपको सरोजनी नायडू और मनीलाल के द्वारा संचालित किया जा रहा था। तो तकरीबन आप देख रहे होंगे कि पूरे भारत में कहीं न कहीं स्थानों से सभी उस समय के जो राष्ट्रवादी नेता थे उनके द्वारा यह आंदोलन चलाया जा रहा था। चलिए अब हम आते हैं और देखिए टॉपिक वाइज। डियर स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, शुरू किया गया था और उसके बाद पूरे देश में यह विस्तारित हुआ और सब जगह चलाया गया। तो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आते हैं, मैंने उस क्वेश्चन को आपके सामने लाने की कोशिश की है। तो मैंने बताया आपको कि पेशावर से एक नेता थे जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। ध्यान देंगे, खान अब्दुल गफ्फार खान ने इस आंदोलन को यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपने स्थान पेशावर से ही संचालित किया। ठीक है, उनको सीमांत गांधी
या फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? डियर स्टूडेंट, क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से किन्हें जाना जाता है, तो आपका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा एक पार्टी बनाई गई थी, ठीक है, एक पार्टी बनाई गई थी। उस पार्टी का नाम था खुदाई खिदमतगार। ध्यान देंगे, उस पार्टी का नाम था खुदाई खिदमतगार, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर के सेवक। क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं कि खुदाई खिदमतगार पार्टी किनके द्वारा बनाया गया था, तो आपका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। और इस शब्द खुदाई खिदमतगार शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आपका आंसर होगा ईश्वर के सेवक, ठीक है। और इस आंदोलन में जितने भी लोग शामिल थे वे सब लाल कुर्ता पहनते थे। ध्यान देंगे, इस आंदोलन में यानी कि खुदाई खिदमतगार पार्टी से जो भी लोग जुड़ करके इस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाते थे, उन सभी के द्वारा लाल कुर्ता पहना जाता था। इसी कारण है कि इस आंदोलन को लाल कुर्ता आंदोलन या लाल कुर्ती दल भी कहा जाता है, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा एक पत्रिका, ठीक है, एक पत्रिका निकाला गया। उस पत्रिका का नाम था 10 रोजा। ध्यान देंगे, क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं कि 10 रोजा पत्रिका के संपादक या किनके द्वारा यह प्रकाशित किया गया था, तो आपका आंसर होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। डियर स्टूडेंट, इतना क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन से, जो कि पेशावर से रिलेटेड और खान अब्दुल गफ्फार खान से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में जो पूछे जाते हैं। अब मैंने आपको बताया था अभी एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से। अब हम चलते हैं मणिपुर के इलाका में, और मणिपुर का जो आपका क्षेत्र था और उधर के जितने भी क्षेत्र थे, ठीक है, उधर के जितने भी क्षेत्र थे, आप तकरीबन कह सकते हैं कि उधर 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो उधर जितने भी राज्य, जितने भी क्षेत्र थे, अब उनको 7 सिस्टर्स बोला जाता है, ठीक है ना। तो वहाँ पे मणिपुर में भी यह आंदोलन को संचालित किया गया, और संचालित करने का काम किनके द्वारा किया गया, तो नागा जनजाति के लोगों के द्वारा, ठीक है। नागा जनजाति के लोगों के द्वारा यह आंदोलन को संचालित किया गया, और उनका नेतृत्व एक नागा थे जो किए थे, और उनका नाम था यदु नाग। ध्यान देंगे, यदु नाग के द्वारा यह संचालित किया गया। लेकिन यदु नाग को अंग्रेजी सरकार के द्वारा पकड़ के जब जेल में बंद कर दिया गया, तो उनकी बहन, जिसका नाम था गेडी नल्यू, ध्यान देंगे, यदु नाग की बहन का नाम था गेडी नल्यू, ठीक है, जो कि महिला का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। मणिपुर से ही महिला का नेतृत्व कर रहे थे गेडी नल्यू, जो कि यदुनाग की बहन थे। और गेडी नल्यू का जो उम्र था मात्र 13 वर्ष का था, मात्र 13 वर्ष। ध्यान देंगे, कभी कभी क्वेश्चंस में आते हैं, और 13 वर्ष की उम्र में ही गेडी नल्यू के द्वारा इतना अच्छा से महिलाओं को संचालित किया गया, इतना अच्छा से नेतृत्व किया गया। और यही कारण है कि नेहरू ने खुश हो करके, ठीक है, उन्हें रानी की उपाधि दी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आंदोलन में रानी की उपाधि, यानी कि इनका तुलना रानी लक्ष्मीबाई से किया गया था, ठीक है, और नेहरू ने खुश होकर के उन्हें रानी की उपाधि दिया था, ठीक है। फिर हम देखेंगे इसी आंदोलन में और किस किस स्थान से चल रहा था। तो अभी मैंने जस्ट आपको बताया था कि दक्षिण भारत की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो दक्षिण भारत से चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा दक्षिण भारत से इसका नेतृत्व किया जा रहा था। फिर मैं महाराष्ट्र की बात करूं, तो महाराष्ट्र में एक जगह है धरासना, जिसको धरासना कांड के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे सरोजनी नायडू और मणिलाल जो कि गांधी जी के पुत्र हैं और पहली बार राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाए और महाराष्ट्र से निभाए, ठीक है। तो महाराष्ट्र में धरासना कांड यानी कि धरासना स्थान था, वहाँ से यह आंदोलन का नेतृत्व किया गया। और यह आंदोलन का नेतृत्व करने वाले सरोजनी नायडू और उनके साथ में मणिलाल थे, जो कि गांधी जी के सुपुत्र थे, ठीक है। आप यहाँ तक बात को समझ गए होंगे। अब हम चलते हैं इधर के पार्ट में, ठीक है। इन पर ध्यान से
क्वेश्चन को समझेंगे, ध्यान से पॉइंट को समझेंगे, और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप वीडियो को 2 से 3 बार अगर देख लेंगे तो आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं गोलमेज सम्मेलन। गोलमेज सम्मेलन का कारण क्या था? सबसे पहले हम यह जानेंगे कि गोलमेज सम्मेलन जो हुआ आखिर यह होने का कारण क्या था, क्यों किया गया। ठीक है, तो गोलमेज सम्मेलन होने का सबसे पहला अगर हम कारण की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, गोलमेज सम्मेलन का जो सबसे पहला कारण था वो यह था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया जाए। ध्यान दीजिएगा, गोलमेज सम्मेलन का जो पहला कारण था, आखिर यह सम्मेलन को क्यों आयोजित किया गया, तो सबसे पहला कारण था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाए या वापस लिया जाए। और दूसरा इंपॉर्टेंट कारण क्या था डियर स्टूडेंट? तो दूसरा इंपॉर्टेंट कारण था कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो आया था उस पर चर्चा हो। ठीक है, साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट आया था उस पर चर्चा हो। यही 2 कारण था जिसके कारण गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया था। ठीक है, गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था? तो सेंट जेम्स पैलेस, जो कि लंदन में है, सेंट जेम्स पैलेस में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था। और यह स्थान कहाँ है? तो लंदन में है। ठीक है, हम देखेंगे कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था। सबसे पहला 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ और तीसरा 1932 में हुआ। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, तीनों गोलमेज सम्मेलन प्रत्येक साल यानी 1930, 1931 और 1932 में हुआ। ठीक है, अब इससे क्वेश्चंस क्या क्या एग्जाम में आने की संभावनाएं होती है या आती है, तो ध्यान देंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत का वायसराय कौन था, यानी कि तत्कालीन वायसराय कौन था। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत का तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन था। ध्यान देंगे, तत्कालीन वायसराय कौन था भारत का? लॉर्ड इरविन था। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत सचिव कौन थे? डियर स्टूडेंट, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भारत सचिव कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा विलियम वेजवुड वेन। इनका नाम है विलियम वेजवुड वेन। ठीक है, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कांग्रेस भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस भाग नहीं लिया था। ठीक है, अब हम चलते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन की ओर। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन को में जाने से पहले हमको देखना होगा गांधी इरविन समझौता। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, अब गांधी इरविन समझौता क्या था? तो गांधी और इरविन के बीच समझौता यह था कि गांधी जी के द्वारा जो भी मांग किया जा रहा था वह मांग को इरविन ने स्वीकार किया। और उसमें से सबसे प्रथम जो मांग था वो यह था कि नमक पर जो कानून लगाया गया था, यानी कि ऐसा कहा गया था कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज ही नमक बनाएंगे और अंग्रेज ही नमक बेचेंगे, इसमें भारतीय कुछ नहीं कर सकते। तो इस चीज़ को अंग्रेज के द्वारा हटाया गया और गांधी जी का यह प्रस्ताव इरविन ने माना। और उसके बाद यह दिया गया कि अब कोई भी भारतीय नमक बना सकता है और नमक बेच सकता है। ठीक है, इसी तरह से 2-3 इंपॉर्टेंट थे। एक और इंपॉर्टेंट गांधी इरविन समझौता में यह था कि जितने भी लोगों को उस समय पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया था उनमें से सबको छोड़ दिया जाए। लेकिन इरविन ने एक कंडीशन रखा था कि वैसे लोगों को हम नहीं छोड़ सकते जिन पे हत्या या कोई उस तरह का हिंसक प्रयास किया गया हो। ठीक है, तो हुआ क्या उस समय, एक और आप ध्यान से देखेंगे कि 5 मार्च 1931 को गांधी और इरविन के बीच में यह समझौता हुआ। ठीक है, एक बार हम फिर रिपीट करेंगे। सबसे पहला गांधी जी का प्रयास था कि नमक कानून जो लगाया गया उसको हटा दिया जाए। दूसरा था कि जो भी व्यक्ति को पकड़ा गया है उसको छोड़ दिया जाए। ठीक है, लेकिन इरविन के द्वारा यह कहा गया कि जिस पे हिंसक या हत्या का आरोप है उसको मैं नहीं छोड़ सकता। ठीक है, और इसी बीच आप देखेंगे कि सरदार भगत सिंह अपने 2 साथियों के बीच
अंग्रेजों के द्वारा पकड़ लिए गए थे, ठीक है। और गांधी जी उन तीनों के बारे में इरविन से कोई भी चर्चा नहीं किए थे। गांधी जी की सबसे बड़ी भूल, और यही भूल के कारण गांधी जी पर कहीं न कहीं एक धब्बा लगा, ठीक है। गांधी जी पर एक धब्बा लगने का यह महत्वपूर्ण कारण उस टाइम था कि भगत सिंह और उनके साथियों के बारे में जब गांधी और इरविन के बीच समझौता हो रहा था तो गांधी जी ने इरविन से उन तीनों के बारे में कोई बातचीत नहीं की। और आप देखेंगे कि 23 मार्च, ठीक है, 23 मार्च 1931 को, ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह अपने दोनों साथियों के साथ शहीद हो गए। 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता हुआ था और 23 मार्च को भगत सिंह अपने 2 साथियों के साथ शहीद हो गए, या उनको फांसी के तख्त पे लटका दिया गया। और इसी से गांधी जी का कहीं न कहीं जो चरित्र था उस पर एक धब्बा लगा। और जैसे ही कराची अधिवेशन हुआ, ध्यान देंगे, जैसे ही कराची अधिवेशन हुआ जो कि 27 और 28 मार्च को हुआ था 1931 में, तो उसकी अध्यक्षता किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। और गांधी जी को पहली बार जो था वो क्या, झंडा दिखलाया गया, काला झंडा दिखलाया गया गांधी जी को। यह समझौता के बाद, गांधी इरविन समझौता के बाद, चूंकि गांधी जी ने सरदार भगत सिंह और उनके साथियों के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की थी, इसके कारण जब कराची में अधिवेशन हुआ मार्च में, जो कि विशेष अधिवेशन था, इसका अध्यक्षता पटेल ने के द्वारा किया गया था और गांधी जी को उसमें काला झंडा दिखाया गया। और गांधी जी अपने भाषण में एक शब्द का प्रयोग किए और वो यह था कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। गांधी जी का यह स्टेटमेंट कब और कहाँ दिया गया? तो आपका आंसर होना चाहिए कराची अधिवेशन में दिया गया, ठीक है, 27-28 मार्च 1931, और इसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, ठीक है। अब जैसे ही दोनों के बीच समझौता हो गया, गांधी और इरविन के बीच, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी भाग लेने चले जाते हैं। ध्यान देंगे, अब फिर से हम आते हैं वापस। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, उसका वायसराय कौन था उस समय? लॉर्ड वेडर्नबर्न, ठीक है। उस समय कौन था वायसराय? लॉर्ड वेडर्नबर्न भारत का वायसराय था। और भारत का सचिव कौन था उस समय का तत्कालीन? तो सैमुअल हॉर, ठीक है, सैमुअल हॉर उस समय भारत के तत्कालीन सचिव थे। और कांग्रेस की ओर से गांधी जी के द्वारा भाग लिया गया, ठीक है। यानी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से गांधी जी के द्वारा यह सम्मेलन में, यह बैठक में भाग लिया गया, ठीक है। अब तीसरा हम देखते हैं 1932 में फिर जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड विलिंगटन, ठीक है, ध्यान देंगे। उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड विलिंगटन। और भारत सचिव कौन था? एक बार पुनः सैमुअल हॉर ही उस समय भारत सचिव था, ठीक है। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के तरफ से फिर कोई भी नहीं गया, ठीक है। क्यों नहीं गया? चूंकि जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था तो गांधी जी के बातों को नहीं माना गया था, इसके कारण गांधी जी नाखुश होकर के वापस आ गए थे। और जब तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ तो फिर कोई नहीं गया। यानी कि क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, और डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन आता है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा भाग लिया गया? कौन से सम्मेलन, कौन से गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के द्वारा भाग लिया गया? तो मात्र एक गोलमेज सम्मेलन था और वह था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, ठीक है। मात्र एक द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के द्वारा भाग लिया गया और उसमें कांग्रेस के तरफ से गांधी जी गए थे। बाकी प्रथम गोलमेज सम्मेलन और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के द्वारा भाग नहीं लिया गया था, ठीक है। चलिए हम इधर चलते हैं। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। ध्यान देंगे, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भीमराव अंबेडकर जो थे वो तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है। अब उसके बाद देखिए पूना समझौता हुआ। पूना समझौता किनके किनके बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ। डियर स्टूडेंट,
गांधी और अंबेडकर के बीच पुनः समझौता हुआ, चूंकि भीमराव अंबेडकर के द्वारा यह आरोप लगाया जा रहा था कि दलितों और वैसे जो कास्ट हैं उनसे कहीं न कहीं लोग उनको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या मतलब इस तरह का कुछ मानसिकता था, और इसी को लेकर के पुनः समझौता किया गया गांधी और अंबेडकर के द्वारा। और वह कब हुआ था? तो 26 सितंबर 1932 को हुआ था। ध्यान देंगे डियर स्टूडेंट, 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता या पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और यह गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, फिर अब हम देखते हैं मुस्लिम लीग, एक अधिवेशन हुआ लाहौर में। ठीक है, ध्यान देंगे, लाहौर में मुस्लिम लीग के द्वारा एक अधिवेशन किया गया, और पहली बार मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई। अगर क्वेश्चन आएगा कब, तो 23 मार्च 1940 को, 23 मार्च 1940 को लाहौर में मुस्लिम लीग के द्वारा एक अधिवेशन हुआ, और उस अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पाकिस्तान की मांग पहली बार कब हुई थी? तो 23 मार्च 1940 को हुई थी, और कौन से अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में किया गया था। ठीक है, और एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि पाकिस्तान शब्द का जनक या पाकिस्तान शब्द का विचार किनके मन में आया, किनके मस्तिष्क में आया? तो आपका आंसर होगा रहमत अली। रहमत अली पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता हैं। ठीक है, हमें पूर्ण विश्वास है कि आप सभी टॉपिक को समझ रहे होंगे। वीडियो को आप 1 से 2 बार देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। एक बार मैं पुनः सबको संक्षेप कर दूं, सारांश कर दूं 1 से 2 मिनट में, आप फिर वापस ध्यान से देख लीजिए। सविनय आंदोलन चूँकि पूरे भारत में चलाया जा रहा था, और सब जगह से कहीं न कहीं कोई न कोई नेता राष्ट्रवादी थे जो इसका नेतृत्व कर रहे थे, और उसी क्रम में पेशावर से हम लोग देखें कि खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनका उपनाम सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी भी है, ठीक है, उनके द्वारा एक पार्टी बनाया गया जिस पार्टी का नाम है खुदाई खिदमतगार, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है ईश्वर का सेवक। और उसमें जितने भी मेंबर थे वह सब लाल कुर्ता पहनते थे, इस चलते इस पार्टी का नाम लाल कुर्ती दल या लाल कुर्ती पार्टी या लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी इतिहास में चर्चित है। इनके द्वारा एक पत्रिका निकाला गया, उस पत्रिका का नाम था 10 रोजा। ठीक है, फिर हम देखें कि मणिपुर से नागा जनजातियों के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया, और उसमें जो नेतृत्व कर रहे थे उस व्यक्ति का नाम था यदुनाग। ठीक है, चूंकि यदुनाग को पकड़ लिया जाता है, फिर जेल में बंद कर दिया जाता है, तो उनके न रहने पर उनकी जो बहन थी, जिसको मात्र छोटी उम्र की थी, 13 साल की थी, जिसका नाम था गेडी नल्यू, वह महिलाओं का नेतृत्व करती है, और इसी बात से खुश होकर के नेहरू ने उसे रानी की उपाधि दिया था। फिर हम लोग देखें कि दक्षिण भारत में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा नेतृत्व किया गया। फिर महाराष्ट्र में हम देखें कि सरोजिनी नायडू और मणिलाल, जो कि गांधी जी के पुत्र थे, इन दोनों के द्वारा मिलकर के संयुक्त रूप से यह आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाया गया। ठीक है, और यह इतना ज़्यादा आंदोलन उग्र हो गया था, इसी को लेकर के गोलमेज सम्मेलन किया गया। मैंने अभी बताया गोलमेज सम्मेलन होने का 2 महत्वपूर्ण कारण। सबसे पहला कारण सविनय आंदोलन को रोकना, स्थगित करना, और दूसरा साइमन कमीशन पर जो रिपोर्ट आया था उस पर चर्चा करना। हम लोग देखें कि 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ, 30, 31 और 32। ठीक है, 1930 में, 1931 में, 1932 में। उस समय तत्कालीन वायसराय कौन थे, भारत सचिव कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से पढ़ लेंगे, याद कर लेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि एकमात्र गांधी जी के द्वारा कांग्रेस की ओर से मात्र द्वितीय सम्मेलन में ही भाग लिया गया था। ठीक है, गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ। चूँकि उस समय गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हो रहा था उसमें गांधी जी की सबसे बड़ी भूल कि वह भगत सिंह और उनके साथियों के बारे में कोई बातचीत नहीं किए, और इसी कारण जब कराची अधिवेशन हुआ तो उन्हें काला झंडा दिखाया गया या लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। और इस विरोध को लेकर के गांधी जी एक
स्लोगन का प्रयोग किए और वह कहे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ठीक है। फिर हम देखें कि पुनः अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, ठीक है, भारत के तरफ से। उसके बाद हम लोग देखें कि पूना समझौता हुआ गांधी और अंबेडकर के बीच, ठीक है। फिर मुस्लिम लीग लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का मांग किया और पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता रहमत अली को माना जाता है। डियर स्टूडेंट, अब पुनः आपके लिए क्वेश्चन, हमारा जो पिछला वीडियो था उससे रिलेटेड अब आपके लिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आंसर दें ताकि हमें पता चले आप सब पढ़ रहे हैं और आप लोगों को बेनिफिट हो रहा है। अब क्वेश्चन आपके सामने। हाँ डियर स्टूडेंट, अब आपके लिए क्वेश्चन, जो इसका आंसर आप हमें कमेंट में जा कर के देंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपके लिए कि बोस ने यानी सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना किससे की। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने दांडी यात्रा की तुलना किससे की। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, नेहरू रिपोर्ट की क्या कमी थी। पिछला वीडियो में मैंने पढ़ाया नेहरू रिपोर्ट की क्या कमी थी। और तीसरा क्वेश्चन आपके लिए, कांग्रेस के मंच से पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कब और कहां की गई। ये 3 क्वेश्चंस आप जाकर के इसका आंसर हमें कमेंट में देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा आंसर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके तक सब नोटिफिकेशन पहुंचे और खूब पढ़ते रहिए, अपना लक्ष्य तक पहुंचिए। धन्यवाद।